गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें हम इनकम मेथड पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वैल्यू एडेड मेथड को पढ़ा। वैल्यू एडेड मेथड में आप समझ ही गए थे। वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या अगर एस्टिमेशन करने लगे नेशनल इनकम का तो उसमें क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सबसे पहले हम जीवीएमपी निकालते हैं। तो उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि जो भी प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसमें जो लागत आती है उसे माइनस कर देते हैं। तो वो तो था वैल्यू एडेड मेथड। अब हम इसमें इनकम मेथड, इनकम मेथड में क्या होता है, जो फैक्टर ऑफ इनकम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हमारे प्रोडक्शन वर्क में जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं उनके द्वारा जो इनकम रिसीव की जाती है वो फैक्टर इनकम्स होती है। उनका टोटल, उनका जो सम होता है उसे हम फैक्टर इनकम्स कहते हैं और वो सारा ऐड करके उसे इनकम मेथड कहा जाता है। अब यहां स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। इन दिस मेथड इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इस मेथड में किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा जो फैक्टर इनकम रिसीव की जाती है, किसके लिए, प्रोडक्टिव सर्विस के लिए, उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। दूसरी बात, all the incomes that received to the factors of production by way of wages, profits, rent, interest। अब फैक्टर इनकम्स जानते ही हो आप कैसे होते हैं ये, कि वो इनकम इस रूप में, किस रूप में प्राप्त की जाती है, वेजेस के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, रेंट के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास आती है। कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड के कंपोनेंट्स क्या है, पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सीओई। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, शॉर्ट में सीओई। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज किसे कहा जाता है? अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज बाय रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। किसी भी एम्प्लॉइज का मतलब काम करने वाले लोग, एम्प्लॉयर्स का मतलब है ओनर। तो एम्प्लॉइज, अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को पेमेंट किया गया अमाउंट किसके बदले में, इन रेंडिंग प्रोडक्टिव सर्विस, जो वो प्रोडक्टिव सर्विस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें अमाउंट जो पेड किया जाता है तो उसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहा जाता है। इसके पार्ट है, फर्स्ट है वेजेज एंड सैलरी। अब इसमें किस किस तरीके से उन्हें दिया जाता है, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, मजदूरी या सैलरी उनको कैश के रूप में दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट इन काइंड, सैलरी या वेजेस के अलावा जो एम्प्लॉयज को पेमेंट्स इन काइंड, यानी कि जैसे फ्री होम एकोमोडेशन जिसे बोलते हैं, फ्री होम, फ्री कार, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी एक्सेट्रा, ये भी चीजें दी जाती हैं, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, इनकी भी वैल्यू इंक्लूड होती है नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। तीसरी बात, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इसके अलावा यानी कि सैलरी, वेजेज या सैलरी देते हैं, दूसरा एकोमोडेशन देते हैं, तीसरी बात जो एम्प्लॉइज को, अपने एम्प्लॉइज को क्या देते हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी यानी कि उनके जीवन के लिए भविष्य निधि के रूप में, यानी कि जीवन के लिए उनके कुछ कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड के रूप में, जिसे पीएफ बोलते हैं, ग्रेजुटी के रूप में जितने साल सर्विस की है उसके बदले में कुछ पैसा उसको मिलेगा, और रिटायरमेंट पेंशन, और जो सर्विस, जब उसका सर्विस का टाइम
पूरा हो जाएगा उसके बाद उसे पेंशन दी जाएगी। ये ओल्ड एज पेंशन नहीं है, ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, रिटायरमेंट पेंशन। ये क्या बोला जाता है, सोशल सिक्योरिटीज बोला जाता है। तो ये तीनों पार्ट इसमें सीओई में आ जाते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखेंगे तो सीओई में हमें क्या क्या चीजें लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस जिसे हम लिखते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है, इट रेफर्स सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। देखो हमें एज ए प्रोड्यूसर उसको इनकम कहां से हो सकती है, या तो प्रॉपर्टी से हो सकती है और या उसको एंटरप्रेन्योरशिप से हो सकता है, अपने जो भी उद्योग लगाया उसके बदले में उसे प्रॉफिट मिल सकता है। तो जो प्रॉपर्टी से इनकम होती है वो होती है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट के रूप में, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको उसके बदले में उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस। अब है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है, इंटरेस्ट आप जानते ही हैं, रेंट आप जानते ही हैं, और रॉयल्टी क्या होती है इसे और समझ लीजिए थोड़ा सा। अर्न इनकम बाय गिविंग राइट्स टू माइनिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर। जो भी किसी के पास लैंड होती है, ये लैंड के ही रेफरेंस में आता है रॉयल्टी। सपोज किसी पास कोई जगह है और वहां से कोई माइनिंग होती है, जैसे कि कहीं मिट्टी है, रेत है, या कोई नेचुरल गैस है, कोल है, आयरन है, कोई भी चीज वहां से निकलती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसके बदले में वो उसके बदले में वो क्या देता है, उसका रेंट देता है, यानी कि पैसा देता है उसका। और जो गवर्नमेंट एक्चुअली क्या होता है, ऐसी जगह पे गवर्नमेंट ओनर होती है, तो गवर्नमेंट उनके बदले में पैसे देती है उनसे, तो उसे रॉयल्टी कहा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें प्रॉफिट के भी 3 पार्ट्स हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग। ये प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग। अब इनको तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं क्या होता है। डिविडेंड, ये सब चीजें समझनी जरूरी है क्योंकि आगे फिर क्वेश्चन करना है। तो डिविडेंड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग्स। किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके अलग अलग बहुत सारे लोगों की किसी शेयरिंग होती है किसी भी बड़ी फर्म में या बड़ी कंपनियों में, तो उनके जितने परसेंट का उनका शेयर है, उनको उसके बदले में जो प्रॉफिट उनको दिया जाता है तो वो डिविडेंड कहलाता है। तो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू द शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। उनके शेयर होल्डिंग के आधार पर उनको जो दिया जाता है प्रॉफिट का पार्ट, उसे डिविडेंड कहा जाता है। सेकंड है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, इट इज द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एन एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय इट। जब कोई भी एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन करता है, वो उसे सेल करता है, उससे उसे पूरे साल में जितना भी प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का जितना भी परसेंट गवर्नमेंट ने तय कर रखा है वो उसे गवर्नमेंट को देना होता है। जो गवर्नमेंट को पेड करता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। इसका दूसरा नाम इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स। इसे प्रॉफिट टैक्स भी कहा जाता है। फिर से ध्यान से समझें कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने पूरे ईयर में जो भी प्रोडक्शन करता है उसको भी सेल करता है, उसे जो उससे प्रॉफिट होता है उसका परसेंटेज, जो भी परसेंटेज गवर्नमेंट तय करती है, इतने परसेंट गवर्नमेंट को देना है,
वो पार्ट जो गवर्नमेंट को पेड किया जाता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है या प्रॉफिट टैक्स कहा जाता है। तीसरा पार्ट है इसका कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट सेविंग भी बोलते हैं इसे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होता है या रिटेन अर्निंग भी होती है। ये क्वेश्चन में कॉर्पोरेट सेविंग के नाम से भी आ सकता है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में भी आ सकता है या रिटेन अर्निंग के रूप में भी आ सकता है। तो आपको ये किसी में भी आ जाए तो आपको इसे ऑपरेटिंग सरप्लस में ही लिखना है। अब कॉर्पोरेट सेविंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is kept as reserve to meet for business expansion। यानी कि कॉर्पोरेट सेविंग क्या होती है, कुछ पार्ट, देखिए जब किसी भी कॉर्पोरेशन को जो प्रॉफिट होता है वो कुछ तो उसको शेयर होल्डर्स में डिवाइड करना पड़ता है, सबके अपने सबके हिस्से में कितना कितना चला जाना है, कुछ गवर्नमेंट को पेड करना होता है प्रॉफिट टैक्स के रूप में, और कुछ जो है उसको रखना होता है अपने पास। तो वो जो रखा जाता है वही कॉर्पोरेट सेविंग है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि वो डिवाइड नहीं किया गया, बांटा नहीं गया, या उसे रिटेन अर्निंग, जो रिटेन का मतलब होता है दोबारा से यूज करना, तो वो एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, यानी कि जिससे कि आगे बिजनेस कर सके, आगे उसी काम में लगाया जा सके, उसके लिए जो रखा जाता है उसे कॉर्पोरेट सेविंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग कहा जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा हो गया। अब है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में सिंपल सी बात है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस यूजिंग देयर लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं को प्रोड्यूस करने में, और कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी एंटरप्राइज जो अपनी लेबर, अपने लैंड, अपनी कैपिटल, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जो भी अपना यूज करता है, जो बाहर को पेड नहीं किया जाता, खुद के यूज करता है, लेबर को, लैंड को, कैपिटल को, तो उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है वो मिक्स्ड इनकम होती है, उसे मिक्स्ड इनकम कहा जाता है, क्योंकि उसकी भी वैल्यू लगाई जाती है। सपोज हमने किसी प्रोडक्शन में अपना घर यूज कर रहे हैं तो उसका रेंट लगा देंगे कि इसका इतना रुपए रेंट पर मंथ है, तो उस हिसाब से एस्टिमेशन किया जाता है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, तो उसे मिक्स्ड इनकम के रूप में इंक्लूड करते हैं।